कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करेंगे रिज्यूम के बारे में कि एक अच्छा रिज्यूम कैसा दिखता है, कैसे बनाएं एक ऐसा रिज्यूम कि जो आप रिक्रूटर के पास भेजें और वो सीधा आपको कॉल लगाए। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे ही रिज्यूम मेकिंग टिप्स बताऊंगा। मैं 5 टिप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा रिज्यूम के हेडर में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। छोटे छोटे चेंजेस हैं पर उनका इम्पैक्ट काफी सारा हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे मिडिल पोर्शन की। जो मिडिल पोर्शन है उसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और उसके बाद रिज्यूम का एंड जो होता है उसमें क्या क्या लिखना है और क्या क्या चीजें नहीं डालनी है। तो ये 4 चीजें और 5वीं चीज होगी पूरे रिज्यूम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, उसमें किस किस तरह के वर्ड्स नहीं लिखने हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो गाइस, सबसे पहले रिज्यूम का हेडिंग। सबसे ऊपर आता है आपका नेम, वेरी गुड। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, ईमेल। अब जो ये मोबाइल नंबर है आपका, उसको ध्यान से देखना, उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। सबसे पहली चीज, उसमें कंट्री कोड लगा दो +91। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हैं तो +91 लगा दो मोबाइल नंबर से पहले, और उसके बाद एक लगा दो हाइफन, तो +91 हाइफन। अगर आपका मोबाइल नंबर हो सकता है 8 डिजिट्स का हो या फिर 9 डिजिट्स का हो या फिर 10 नंबर्स हो, जितने भी नंबर हो, तो जो पहले 4 नंबर हैं आपके मोबाइल नंबर के, तो ऐसे होगा +91 हाइफन, जो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं आपके मोबाइल नंबर के वो, और उसके बाद एक और हाइफन, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद एक और हाइफन, और उसके बाद जितने बचे हुए नंबर हैं वो। इससे होगा ये, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? आपको पता है जब भी रिक्रूटर को रिज्यूम अच्छा लगता है वो कॉल करने के लिए उसका मोबाइल नंबर देखते हैं। तकरीबन 10% रिक्रूटर्स के साथ ऐसा होता है, वो गलत नंबर डायल कर देते हैं फर्स्ट टाइम में। हो सकता है सेकंड टाइम में वो ठीक कर ले, पर इससे उनका रीडेबिलिटी कम हो जाता है। तो हमें स्पेसिंग डालनी है मोबाइल नंबर में जिससे कि वो रीडेबल हो। हम चाहते हैं रिक्रूटर को ज्यादा एफर्ट ना डालना पड़े आपके रिज्यूम पर। तो सबसे पहली चीज कंट्री कोड, और उसके बाद मोबाइल नंबर में उसका फॉर्मेट होना चाहिए 4 लेटर्स, उसके बाद हाइफन, उसके बाद 3 लेटर्स, उसके बाद हाइफन, और उसके बाद जितने भी बचे हुए लेटर्स हैं वो। ये हो गया हमारा मोबाइल नंबर। अब बिल्कुल उसके नीचे आता है ईमेल। तो आपका ईमेल एड्रेस है वो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आना चाहिए और उसके साथ आप कुछ और डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लास्ट नेम techie@gmail.com, कुछ भी ऐसा, पर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कैची वर्ड नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग मैंने ईमेल देखा है उसमें होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम _don@gmail.com या इस तरह की कुछ चीजें। तो इस तरह की कैची चीजें हटा लो। अगर आपके ईमेल में ऐसी चीजें हैं तो एक नया ईमेल बना लो, वो रिज्यूम में डालना। लेकिन रिज्यूम का जो ईमेल है वो प्रोफेशनल लगना चाहिए। कुल ईमेल के ही नीचे वाली लाइन में 2 चीजें आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आप लिंक्डइन का प्रोफाइल का यूआरएल डाल सकते हो। लिंक्डइन पे जाके आपका जो प्रोफाइल है आप उसमें देखेंगे, आप उसमें एक प्रोफाइल यूआरएल सेट कर सकते हैं। उससे होगा क्या, आपका बड़े प्रोफेशनल सा एक यूआरएल बन जाएगा। जैसे कि मेरा है linkedin.com/in/gaurav. पहली चीज लिंक्डइन का यूआरएल। दूसरी चीज आप जो कर सकते हो लिंक्डइन के यूआरएल के नीचे, वो हो सकता है आपका गिटहब का प्रोफाइल का यूआरएल। अगर आप आईटी से हैं, गिटहब का प्रोफाइल सिर्फ तभी एप्लीकेबल है। और अगर आपके गिटहब में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ 1-2 प्राइवेट रिपोजिटरीज हैं, गिटहब का यूआरएल मत डालना। उससे पॉजिटिव नहीं, उससे नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। गिटहब का यूआरएल तभी डालना अगर आपके पास कम से कम 3 पब्लिक रिपोजिटरीज हो, ताकि कुछ कोड हो दिखाने को रिक्रूटर को। तो इस तरह से हेडर अच्छा हो चुका है। फोन नंबर और आपके यूआरएल्स, जो सोशल यूआरएल्स है, सोशल का मतलब सिर्फ लिंक्डइन और गिटहब। अगर आप प्रोग्रामर नहीं है तो गिटहब का यूआरएल डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हमारा हेडर ओके है। चलते हैं आगे। हेडर के बाद होना चाहिए करियर ऑब्जेक्टिव, और करियर ऑब्जेक्टिव में आपको 3 चीजें दिखानी है। एक सिंगल लाइन में 3 चीजें आपको दिखानी है, शो करनी है। माई एम इन दिस करियर इज टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे एंड टू हेल्प माई फैमिली एंड द सोसाइटी इन एवरी वे पॉसिबल। बहुत छोटा रखना है, तकरीबन 2 लाइनें, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत ज्यादा एम्फेसिस मत डालना इसमें। जो आपकी रिसेंट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है पहले वो, जैसे मास्टर्स, उसके बाद बैचलर्स, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं 10, 12, बैचलर्स, मास्टर्स। इसमें होता क्या है कि जो रिक्रूटर है उसको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। 10+2 बैचलर्स, मास्टर्स।
आप सबसे पहले उसे बताए कि मास्टर्स आपने कंप्यूटर्स में किया और जॉब भी आप इसी में कर रहे हैं, तो वो एक तरह से इंप्रेस हो जाते हैं। और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल पर खेलना या कुछ ऐसी बड़ी, तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मत डालना। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा मेजरेबल अकॉम्प्लिशमेंट्स। देखिए फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछे कि मैं अपनी जॉब में क्या क्या करता हूँ, जैसे मैं एक प्रोग्रामर हूँ, आईटी में हूँ, सॉफ्टवेयर में हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ डेली हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वीकली हम उसको रिलीज करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, डेवलप करते हैं। इसको मेजर नहीं कर सकते, इसमें कहीं भी मेजरमेंट की बात नहीं है। मेजरमेंट की बात कब आएगी? फॉर एग्जांपल कि मैंने पिछली जॉब में ये काम किया जिसके कारण कंपनी को 10% ग्रोथ मिली, जैसे एक नया पेमेंट इंटीग्रेशन किया जिसके कारण कंपनी के ऑर्डर्स 10% बढ़ गए। एक मेजरेबल अकॉम्प्लिशमेंट है कि आपने कंपनी के ऑर्डर्स को 10% बढ़ाया है। और भी क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप एचआर में हैं, लिख सकते हैं कि आपने पिछली जॉब में एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया जो कम कॉस्टली था, उससे आपने अपनी कंपनी को पर मंथ इतने रुपए बचाए, तो ये एक मेजरेबल अकॉम्प्लिशमेंट हुआ। इस तरह से आपको मेजरेबल अकॉम्प्लिशमेंट में 3 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। अगर आपने 3 पॉइंट लिख दिए तो यकीन मानिए रिक्रूटर इतना इंप्रेस हो जाएगा कि जब तक वो आपके वर्क एक्सपीरियंस पर आएगा उसके माइंड में आपकी एक इमेज आ चुकी है कि आप एक बहुत ही प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हैं जो कंपनी का काफी बेनिफिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं जो कि है आपका वर्क एक्सपीरियंस। उसमें भी बिल्कुल वैसे ही, जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं सबसे पहले वो, उसके बाद इसी ऑर्डर में उससे पहले जिस कंपनी में आपने काम किया था और उसके बाद उससे पहले जिस कंपनी में आपने काम किया था। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हर कंपनी में ट्राई करो डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालने का, और आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे। तो जैसे कि जॉब में अगर जो भी रिक्वायरमेंट है उस चीज को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करो। ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, सब करते हैं, नो प्रॉब्लम। और वर्क एक्सपीरियंस में मैंने कई सारे रिज्यूम देखे हैं, वो 50 वेबसाइट्स की यूआरएल डाल देते हैं कि हमने ये बनाया है, हमने ये बनाया है। सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कम से कम 3 मेजरेबल अकॉम्प्लिशमेंट्स में आपने काफी चीजें लिखनी है जिसके कारण कंपनी को कितने परसेंटाइल पर, कितने परसेंटेज का फायदा हुआ या कितने डॉलर्स का या कितने रुपए का फायदा हुआ, ये उसमें आ चुका है। यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट्स के नाम मत लिखना किसी भी, और इसमें आप ट्राई करना 4-5 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखना, कब से कब तक काम किया है और आपका डेजिग्नेशन क्या था, कंपनी का नाम क्या था, बस। और वर्क एक्सपीरियंस के बाद रिज्यूम ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक सेक्शन रह गया है जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या क्या चीजें नहीं डालनी है, इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको जेंडर डालना है, ना ही आपको ये बताना है कि आपकी रेस क्या है, ना ही आपको रिलीजन में कुछ लिखना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, फादर मदर नेम लिख सकते हैं आप, और उसके साथ साथ आपकी कुछ हॉबीज होंगी तो 3-4 हॉबीज उसमें डाल देना। तो इस तरह से रिज्यूम कंप्लीट अभी, तो इस तरह से जब आप रिज्यूम को कंप्लीट कर देंगे उसके बाद लास्ट चीज आएगी जो आपको करनी है, और उस लास्ट चीज में सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको इसको प्रूफ रीड करना है। इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक चेक करो, ऑनलाइन टूल का यूज करो और वर्ड काउंट देखो कितने वर्ड्स हो गए। वर्ड्स का मतलब अगर मैंने लिखा हेलो तो इसका मतलब एक वर्ड, तो इस तरह से कितने वर्ड्स हुए। जो बेस्ट रिज्यूम्स होते हैं वो तकरीबन 450 से लेके 550 वर्ड्स के बीच में होते हैं। अगर आपके 450 से कम वर्ड्स हैं कहीं बढ़ाने की कोशिश करो, अगर 550 से ज्यादा हैं कम करने की कोशिश करो, तकरीबन 500 के आसपास इस रेंज में लेकर आओगे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है एक बारे में तकरीबन 500 वर्ड्स प्रोसेस कर सकता है। और आप सोचिए एक रिक्रूटर को एक दिन में तकरीबन 15-20 रिज्यूम्स चेक करने होते हैं, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता है। तो आपने मेजरेबल अकॉम्प्लिशमेंट का एक सेक्शन डाला है, वो बेस्ट रहेगा और रिक्रूटर को आपका सब कुछ बता देगा। तो प्रूफ रीडिंग करनी है, वर्ड का ध्यान रखना है, इसी के साथ आपका एक परफेक्ट रिज्यूम बन चुका है। इसमें आपको बार बार चेंजेस करते रहना पड़ेगा। देखिए किस तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आप लिंक्डइन पर जाके देखिए कि उनका कोर स्किल क्या है, उस स्किल को आप अपने रिज्यूम में ज्यादा हाईलाइट कीजिए। और इसीलिए हर जॉब के लिए, इवन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रिक्रूटर ही आपको बोलते हैं कि आप इस चीज को ज्यादा हाईलाइट करो। तो अगर आप रिज्यूम उनको भेज दोगे आप अपना, वो आपको
कॉल करके बैक कॉल करके बोलते हैं कि आप अपने रिज्यूम में ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करो, ये चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही हैं। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, 3-4 बार मैंने रिज्यूम भेजा है और उन्होंने बोला है कि इस चीज़ को हाईलाइट करो, उस चीज़ को हाईलाइट करो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हाईलाइट करना ज़रूरी है और इसके लिए रिज्यूम हर बार चेंज करना ज़रूरी है। हर जॉब के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट रिज्यूम बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉमन प्रैक्टिस है। और चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।